हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन। बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए। तो यार आज ईएमआई को विदा बोलने का समय है। अपन आखिरी ईएमआई एसी का आखिरी टॉपिक ट्रांसफार्मर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसके क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस, वो सब में भी मोस्टली हम लोग जब एक बार ऑफिशियली बोल देंगे ना कि ये सिलेबस खत्म है, जो 10 नवंबर के आसपास का मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके बाद से फिर अपन ये वाले क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम्स को एक बार देखेंगे सारे, ठीक है ना। लेकिन आज अभी इसकी थ्योरी खत्म कर देते। थ्योरी क्या, सिंपल छोटी सी थ्योरी है, जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतनी जल्दी छोड़ देंगे आज के लिए। आज सुपर कंडक्टिंग वाला प्रॉब्लम कराओगे? हाँ, करा दूंगा, ठीक है। आज ऑप्टिक्स नहीं, कल ऑप्टिक्स शुरू होना है। कितनी बार तो बताया है यार, कल करेंगे ना ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कल का है। आज ट्रांसफॉर्मर है, मैंने बोला था आई थिंक। आज 10 पीएम, 10 पीएम भी नहीं लगेगा, छोटा सा है ट्रांसफॉर्मर, इतू सा ट्रांसफॉर्मर है, खत्म हो जाएगा। हो सकता है 15 मिनट में खत्म हो जाए तो 15 मिनट में छुट्टी, आधे घंटे में खत्म होगा तो आधे घंटे में छुट्टी, 1 घंटे में खत्म होगा तो 1 घंटे में छुट्टी, है ना। मजे करना, कल से फिर ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। मैंने आपको बोला था कुछ नोट्स बनाने के लिए, है ना। एक बच्चे ने केवल बना के उसको भेजा है ना। देखिए, इतने सेल्फिश मत बनो। फिर मैंने भी उसके बने हुए नोट्स, मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर नहीं करता हूँ। एक बच्चे ने सिर्फ, है ना। अनीश ने बनाए थे नोट्स। अनीश ने एडी करंट्स, उसके यूजेस पे, और स्किन इफेक्ट पे, और यू नो एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर सर्किट्स पे। तो फिर उन्हीं के ग्रुप में छोड़ दिया मैंने। वो 50 60 70 80 बार लगे हैं वो, उन्हीं के ग्रुप में है वो। एसएसटी के लिए वे, तुमको मजे सब चाहिए, काम नहीं कर रहा है तो ये तो नहीं है। आप भेज दोगे तो भेज देना चाहिए था, टेलीग्राम में भेज देना था, जहां पे तुम लोग फालतू की बकैती काटते हो। चलिए, ट्रांसफार्मर पहले शुरू करते हैं, फिर लास्ट में वो एक या दो प्रॉब्लम्स हैं उसके, वो भी हम डील कर लेंगे, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर्स वाले आसान है, ये ट्रांसफार्मर है ना। एक बार एचसीवी से और देख लेना इसको, अगर पढ़ के आए हो तो बहुत ही बढ़िया। तो होता क्या है यार, एक ये डिवाइस होती है जिसका काम क्या है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, ठीक है ना। वोल्टेज को बढ़ा देना या कम कर देना। आपने ये चीज देखा होगा, स्टेबलाइजर में होता है। स्टेबलाइजर में टक 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 नंबर घुमाओ उसके नॉब के, 1 2 3 4, तो वोल्टेज की वैल्यू आप बढ़ा लेते हो उसमें। तो काफी हद तक हर एक उस तरह की डिवाइस के अंदर आप देखोगे एक ट्रांसफार्मर होगा। एक आपके घरों में आता है ना। आपने देखा होगा हाई टेंशन लाइंस जो होती हैं, रेलवे स्टेशन में देखा होगा, 25,000 वोल्ट खतरा लिखा रहता होगा उसके नीचे। उससे भी ज्यादा बड़ी वोल्टेजेस पे ट्रांसमिशन होता है, बड़े बड़े टावर्स आपने हाईवेज में देखे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जब लेकिन वो आपके घर के आसपास आती हैं लाइनें, वो जब घर के आसपास आती हैं तो एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके, है ना, उनको कम वोल्टेज पे लाया जाता है। आपके घर के पास थोड़े से ऊंचे खंभे जो होंगे, है ना, आजकल तो अंडरग्राउंड वायरिंग रहती है, उतना दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऊंचे खंभे वालों, जो रिलेटिवली ऊंचे खंभे होते हैं, वो होती है 11,000 वोल्ट की लाइन, ठीक है। 11,000 वोल्ट इज लाइक वेरी वेरी डेंजरस। किसी दिन नॉर्मल वायर पे गिर जाए तो सारे घर के टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, हर चीज पिघल जाएगी आपकी, बिल्कुल। इस तरह का सीन रहता है 11,000 वोल्ट का। खैर, उसके बाद वो आती है आपके घर के पास वाले किसी ट्रांसफार्मर पे, 440 वोल्ट वाला जो रहता है। और उसके बाद फाइनली आपके यहाँ 220 वोल्ट मेंस पे स्विच की जाती है। उसके बाद अलग अलग डिवाइसेस उनमें भी रहते हैं, तो जो उनकी वोल्टेज रेटिंग होती है उसके हिसाब से मेन पावर सोर्स से कम या ज़्यादा करके वो काम करता है। तो मेनली इसका यही है पर्पस, कि वोल्टेज आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, मोटा मोटा देख लेते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, और फिर हम रियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यार।
ठीक है, ये सॉफ्ट आयन कोर इज द मटेरियल जो नॉर्मली यूज किया जाता है। इसमें ना मैं एक काम करता हूँ यार, एक्चुअल में तो इस तरीके की सीन रहेगी बट इसको बनाना बहुत टफ है। कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बन तो गया। तरकीबें किसी को मत बताना, ये कैसे मैं बना देता हूँ ऐसे। कुछ इस तरह का जुगाड़ रहेगा, है ना। इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसको बोला जा रहा है प्राइमरी कॉइल। फ्यूचर में पीसी बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री मत समझ लेना। और ये जो है ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल। इसको सुप्रीम कोर्ट मत बोल देना भैया, आगे से हम इसी तरह से लिख लेंगे, पीसी और एससी। होता क्या है, ये जो है नॉर्मली एक सॉफ्ट आयन कोर रहता है। ये एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आप देखोगे इतना ज़्यादा अंदर अपने फील्ड बढ़ा लेता है, कई गुना। मान लो बाहर आपने फील्ड 10 यूनिट का किया, लेकिन जैसे ही आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ला के रखोगे उस फील्ड में, उसके अंदर हो सकता है उसका 20x 30x 1000x इस तरह के फील्ड जनरेट हो जाए, बड़ा फ्लक्स बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन इन मटेरियल्स की कुछ एक खास बात भी है कि इट डजेंट मैटर कि इनका शेप क्या है। अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड लाइंस जो है, मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड लाइंस जो है वो इसके अंदर से ही निकल जाएंगे, ठीक है। एक को बनाता हूं पहले, ऐसे एक फील्ड लाइन है, तीन लाइनें काफी हैं, ठीक है। और पाइप बना देते हैं एक, पाइप भी इसी शेप का है। ये देखिए कुछ इस तरह की कहानी है। एक केबल था, मटेरियल था, उस वो फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो जैसा उसका शेप होगा फील्ड लाइंस उसके अंदर वैसे ही हो जाएंगी, और इसके बाहर नेग्लिजिबल फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड लाइंस उस शेप में ही अपने को आ, कर लेंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि यार फाई का जो फाई आउट होता है वो लगभग 0 के बराबर, बहुत कम फ्लक्स का लॉस होता है। जैसा ही उसका शेप होगा उसी तरीके से आप देखोगे एक्सटर्नल फील्ड को वो मोड़ देंगी अपने अंदर बढ़ा के, तो फ्लक्स का लॉस नहीं होता है इसमें। यहां पे क्या है, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लिए जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, एंड दिस इज नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। और ये जो प्राइमरी कॉइल है नॉर्मली इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा भाई, इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होने वाला है, ये इसके अंदर टाइम वेरिंग करंट को चलाएगा भाई। इनके वायर्स के रेजिस्टेंसेस वगैरह भी होंगे, बट अभी मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं। मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर की कल्पना कर रहा हूं जिसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। बस ये है कि मुझे पता लगा कि यार इसमें जैसे ही हम लगाएंगे, मान लो किसी मोमेंट पे ये ऐसा है करंट, तो इसमें करंट चल रहा होगा, करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें से एक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा, इसमें एक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा भाई, देख लो। और ये फील्ड लाइंस बच्चों, ये फील्ड लाइंस इससे जितनी भी पास कर रही होंगी, मान लेते हैं किसी एक रिंग से, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ये फाई का फ्लक्स है,
तो 5 प्राइमरी जब मैं लिखूंगा आपको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n प्राइमरी इंटू 5, और हम यूज कर रहे हैं सॉफ्ट आयन कोर, तो मेजोरिटी ऑफ दीज लाइंस दे विल बेंड और इससे निकल के वापस इस वाले सेकेंडरी कॉइल से निकलेंगे। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का एकदम बहुत सही एग्जांपल है भैया, ध्यान रखिएगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है ट्रांसफार्मर। तो ये फील्ड लाइंस जो हैं ये कुछ इस तरीके से निकल रही होंगी भैया इससे। एक कॉइल के करस्पॉन्डिंग जितना भी, एक रिंग मतलब एक जो टर्न है, 1 रिंग टर्न भी बोल सकते हो, एक टर्न से इतना फ्लक्स एसोसिएटेड है। तो अगर मैं फाई टोटल की बात करूं बच्चों यहां पे, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि यार ये एनपी इंटू फाई का है, और यहां पे ये कितना है, एन सेकेंडरी इंटू फाई का है। फाई का क्यों, क्योंकि एक की वजह से जितना निकल रहा होगा सॉफ्ट आयन कोर मेंटेन करेगा कि यार वो पूरा का पूरा फील्ड लाइंस जो है वो ट्रांसफर हो जाए दूसरे साइड। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और पढ़ के आए हो तो बहुत ही, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये फील्ड लाइन अपने आप को ऐसे बेंड कर लेंगे भाई। 4 बनाई थी तो 4 ही बना लेते हैं सब जगह। यहां पे भी अपने आप को इसी तरीके से बेंड कर लेंगे। तो फ्लक्स लिंकेज जो है 100% मानेंगे और बोल देंगे कि यार नेग्लिजिबल फ्लक्स का लॉस होता है इससे। ये किस में है, ये रियल ट्रांसफार्मर में है। रियल ट्रांसफार्मर में इस तरह का सीन होता है। आइडियल के केस में क्या होगा, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर ये फ्लक्स का जो लॉस है हम इसको 0 मान के चलेंगे। ठीक है, हम इसको 0 मान के चलेंगे। ये लॉस कैसे होता है यार, कुछ लाइंस हो सकती है ना बाहर निकल सकती हैं इसके, कुछ लाइंस इधर से अंदर से निकल सकती हैं, वो सेकेंडरी कॉइल से पास ही नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो बात को, आप समझ रहे हो। कुछ इस तरह यार, ऐसे मान लो ना भाई, इस तरीके से, क्या दिक्कत है। वो 3D का डायग्राम है, अब मैंने ऐसे बना दिया तो मान ले भाई, नहीं तो इसको उल्टा कर लो। वो तुमको दिख रहा है, एक बार आंख बंद करके वैसे देखेगा तो तुझे दूसरी तरह से दिखने लगेगा भाई, पता है। ऑप्टिक्स है ये, आंखों का धोखा। आपको आंखों का धोखा कई तरीके से होता है। अपने टेलीग्राम के लड़कों को देख लो, आधे लड़कियां बने घूम रहे हैं और आधी लड़कियां लड़के बने घूम रहे हैं। लड़के लड़कों के साथ लगे हुए हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ लगी हुई हैं, और पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं आशिकी में अपना। खैर वापस आइए इसमें। तो ये आंख बंद करोगे तो दूसरी तरीके से दिखेगा आपको। सही बता रहा हूँ, मुझे मैसेज आया भाई बंदे का नाम, फिर मेरे साथ ये दिक्कत हो गई और वो दीदी निकली वो, और फिर जो भैया था वो बोला देखो सर ये ऐसे मैसेजेस भेज रहा है मुझे। टाइम मत बर्बाद करो यार ये सब मोह माया में। अच्छा खैर वापस आते हैं। अभी ठीक है भैया, अब तेरी दृष्टि भी ठीक हो गई होगी, अब तेरी दृष्टि भी ठीक हो गई होगी। लक्ष्य मुझे इसलिए पता है, मेरे से डाउट पूछते ना वो, तब वो अपनी ओरिजिनल पहचान के साथ ही बात करते हैं।
तब मैंने कहा ये क्या करके घूम रहा है भाई तू। सर बकैती करने में मजा आता है, देखो कर लो बकैती, इसकी कीमत बड़ी होती है। कॉलेज में जाके करोगे तो बहुत कम कीमत में अच्छी बकैती करने वाले लोग मिल जाएंगे, बड़े 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 बकैत मिलेंगे कॉलेज में तुम्हें, क्योंकि पूरे भारत भर का लौंडा आया हुआ होगा कॉलेज में। किसी लोकल कॉलेज में पढ़ोगे तो वहीं अड़ोस पड़ोस वाले ही होंगे तुम्हारे, तुम्हारे जैसे ही, है ना। किसी अच्छे कॉलेज में जहाँ पे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, भारत भर के, तो बड़े बड़े वाले मिलते हैं वहाँ पे। खैर, एक जर्मन था यार हमारे हमारे साथ। अरे छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये हो जाएगा फिरंगियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे नितिन सर। वो भी होते हैं भाई, वो भी बड़े वाले होते हैं। यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस बच्चे लगाया है हमने, ये एक्सटर्नल है, इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। इसके अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस हम आउटपुट कलेक्ट करेंगे। कैसे यार, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो, तुम भी वही आ जाओ इधर, पूरा बोर्ड घेर लिया है। तो देखिए यार, यहाँ पे जब आप आउटपुट ले रहे होते हो तो इसमें से जो भी करंट चल रहा होगा आई सेकेंडरी, सर ये करंट आया कैसे, कोई बताएगा मुझे ये करंट आता कैसे है। लिख तो दिया मैंने आई सेकेंडरी इंटू आर एल, बट ये जनरेट कैसे हुआ सेकेंडरी कॉयल में, होता क्या है, ये टाइम के साथ बदल रहा है, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें से जो फ्लक्स बदलेगा तो इसमें आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉयल। अगर आइडियल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो भी ये वी इन लगाया है और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंसेस नहीं है। आइडियल के केस में यहाँ किरचॉफ लॉ लगाया जा सकता है, आइडियल के केस में किरचॉफ लॉ लगाया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, नॉन आइडियल के केस में, आइडियल में ये बराबर है, रेजिस्टेंस जीरो है, तो जितना ये होगा उतना ही इसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां सोचने की बात है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये फ्लक्स इससे भी पास कर रहा है, अगर ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ये भी तो फंक्शन ऑफ टाइम होगा ना यार बच्चों, ये भी तो फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं कि ई इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल जो है वो बन जाएगा यार आपका डी फाइव प्राइमरी बाई डी टी, मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेते हैं, डायरेक्शन के लेंस लॉ यूज करेंगे, तो एन प्राइमरी इंटू डी फाइव बाई डी टी। चूंकि 100% फ्लक्स लिंकेज था, आइडियल के केस में हम बोलेंगे 100% फ्लक्स लिंकेज है, उस केस में क्या होगा, यहां पे जो सेकेंडरी ई इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉयल, वो क्या बनेगा भाई, डी बाई डी टी ऑफ पाई इन सेकेंडरी, तो ये बन जाएगा एन सेकेंडरी इंटू डी फाइव बाई डी टी। आई होप बच्चों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, और इसको अगर इसमें और कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं लिख सकता हूं ई सेकेंडरी इज इक्वल टू आई आर, विच इज योर दिस वैल्यू। आइडियल के केस में, मतलब इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि वायर्स वगैरह में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट ऐसा तो होगा नहीं यार, पर आइडियल ट्रांसफार्मर लिख देंगे। रियल ट्रांसफार्मर में तो सारे वायर, कॉपर वायर में भी रेजिस्टेंस होगा, तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर वी इन, वो ई इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉयल, और ये हमको मिल रहा है एन प्राइमरी इंटू डी फाइव बाई डी टी। देख लीजिए, देख लीजिए,
अगर ये क्लियर है तो, और इसी तरीके से ये वी आउट जो बनेगा ये आपका ई सेकेंडरी बन रहा है, और ये किसके बराबर होता है, आई सेकेंडरी इंटू आर लोड, इसके बराबर होगा एन सेकेंडरी इंटू डी फाइव बाई डी टी। हम 100% लिंकेज मान रहे हैं, तो आप देख लो यार, ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी जो आ रहा है आपके पास वो एन प्राइमरी बाई एन सेकेंडरी आ जाएगा। इसके चलते नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में क्या हो सकता है, आप उसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हो, उसके वोल्टेज को कम कर सकते हो। ठीक है, इज एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जी दीदी वही है। अगर ये क्लियर है तो बताओ फिर आगे की कहानी की जाए यार। यहाँ पे आगे की कहानी की जाए, ये किस में है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा जरा रियल ट्रांसफार्मर पे आते हैं, एक बार उसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये जब से मिल गया ना ये चेंज करने का, भाई जिंदगी काफी हसीन हो गई मेरी तो उसके बाद से। अब रियल ट्रांसफार्मर में जो एक्चुअल होता है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। लॉसेस भी बहुत तरीके से है। पहली बात तो हो सकता है 100% फ्लक्स लिंकेज ही ना हो, ठीक है ना। और आइडियल ट्रांसफार्मर कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होंगे, लेकिन मान लेते हैं बहुत शानदार तरीके का फेरोमैग्नेटिक ले लिया है तो इसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। ठीक है, रियल में भी काफी कम लॉस हम मानते हैं। ये सारी चीजें वैसे ही चलेंगी, मैं इनको यहां से हटा देता हूं भाई। अब ये हो चुका है, इनकी कहानी पहले, इनकी कहानी पहले हो चुकी है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगे। वी आउट तो अभी भी आई सेकेंडरी इंटू आर एल ही लिखा जाएगा, और इनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेज होंगे, क्योंकि ये मेटल की बनी होंगी, नॉर्मली कॉपर की बनी होती है। अगर किसी ने ट्रांसफार्मर को रियल लाइफ में देखा है तो आप पाओगे ये कॉपर की वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है ना, ये कॉपर की वाइंडिंग्स होती हैं, और उसके बेसिस पे क्या होता है, इसमें जब करंट चलेगा तो कुछ लॉसेस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूं, चलिए ये भी देख लेते हैं। पहले इसको यहां लिख देता हूं। अगर मैं इनपुट पावर की बात करूं, अगर मैं 100% या आइडियल ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं, तो इनपुट पावर की मैं बात करूं तो क्या ये ई प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी लिख सकते हैं। बेसिकली ये वी इन इंटू आई इन भी लिखा जा सकता है। इनपुट करंट और करंट इन प्राइमरी सेम है, कोई लॉस हो नहीं रहा है, तो यही हो गई। पी आउट क्या बन जाएगा उस केस में, पी आउट तुम्हारा बन जाएगा ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी, इसको लिखा जा सकता है वी आउट इंटू आई सेकेंडरी। ठीक है, इनको डिवाइड कर दिया एक बार, तो ये जो पावर है आपका पी इन बाई पी आउट, इनपुट पावर मतलब प्राइमरी में कितना सप्लाई किया जा रहा है एसी सोर्स के द्वारा, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी यार, ई पी बाई ई एस इंटू आई पी बाई आई एस। बट अगर आइडियल है, फॉर आइडियल 100% एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी है, तो ये वैल्यू बन जाएगी पी इन इज इक्वल टू पी आउट। भाई तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरे भाई ये ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी, ये बन रहा है आई सेकेंडरी
करंट में उल्टा रिलेशन आया है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो हमको पता था, ये रिलेशन आता है, ये याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बन के आ जाएंगे, इस फॉर्मूले पे बन के आ जाते हैं। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, वही जनरल एफिशिएंसी का टर्म लिख लो यार। एफिशिएंसी इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हो यार, पी आउट बाय पी इन इंटू 100% वाइज। क्या ये बातें क्लियर हैं, छोटी छोटी सी बातें यार? ठीक है। वाई व्हील लाइंस आर इमर्जिंग इन राइट डायरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय राइट डायरेक्शन यार? अबे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कितनी बार बताऊं, बीच में घुसा है क्या, कौन भी जा रहा है? बोला तो है जैसा मटेरियल का शेप होगा, मैक्सिमम फील्ड लाइंस उसको अपने आप अलाइन कर लेंगी। एक आधा स्ट्रे फील्ड लाइंस हो सकती है जो इससे बाहर निकल जाए, ये नेग्लिजिबल है भाई। फेरोमैग्नेटिक के केस में 1000 में 10,000 में एक लाइन हो सकता है बाहर आ जाए, उसको हटा दो भाई, बार बार मत पढ़ाओ, है ना। एक तो ये सब टॉपिक पढ़ाते भी नहीं है ज्यादातर कोचिंग्स पे, छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, ये खुद पढ़ लेना एनसीईआरटी से। मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें खून पी जा रहे हो तुम। ये वाइंडिंग्स जो हैं कॉपर की हैं, तो इन वाइंडिंग्स की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो आर प्राइमरी और ये आर सेकेंडरी, ठीक है। ये आर प्राइमरी है और ये आर सेकेंडरी है। पहली बार कुछ फ्लक्स का लॉस होगा, 100% एफिशिएंसी नहीं आने वाली है। तो इसमें जब मैं इनपुट पावर की मैं बात करूं, पी इन, जब मैं पी इन की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी भी हम अप्रोक्सीमेटली ये वाला रिलेशन मान लेंगे, ई इंड्यूस्ड इन प्राइमरी बाई ई इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी अप्रोक्सीमेटली एनपी बाई एनएस माना जा सकता है, ठीक है। अभी भी अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, इक्वल तो नहीं होगा। तो यहां पे क्या बनने वाला है, ई प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी माइनस कुछ लॉसेस जो हो रहे हैं भाई, इतनी तो इस सोर्स ने दे दी सर्किट में एनर्जी, बाकी का कुछ लॉस हुआ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसमें एक्चुअल में मुझे ज़्यादा प्रिसाइज होकर अगर लिखना चाहिए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि इसमें सिर्फ एक तरह का लॉस नहीं होता है, इसको कहा जाता है कॉपर लॉसेस, इसका नाम होता है कॉपर लॉसेस, ठीक है। और भी कई तरह के लॉस होते हैं। तो ये कॉपर लॉसेस आर जनरल टर्म जो जूल हीटिंग की वजह से आता है, कि भाई वायर से करंट चला तो उसमें हीट जनरेट हुई, ठीक है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई सर? ट्रांसफार्मर के सॉफ्ट आयरन कोर की एजेस कर्ड रख दो तो आसानी होगी ना यार, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो होती होगी, है ना। आई थिंक ये तुम्हें कोई बढ़िया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर कोई जो बिजली वाला मैकेनिक होता है ना, वो आता है जो इलेक्ट्रिशियन, वो शायद तुम्हें सही से बता पाए। गोल बना देंगे ना तो हो सकता है ये कॉइल आपस में टच कर जाए, घूम जाएंगी आपस में एक दूसरे में। अभी इसको घुमा के इधर लाना थोड़ा सा आसान नहीं होता, जस्ट मेरा थॉट है, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है यार इसको। तो आप देख लीजिए कि भाई इनको स्क्वायर ही क्यों बनाते हैं, बट कॉमन सेंस कहती है कि शायद ये रीजन हो, बाकी तुम देख लो यार। इस तरह की चीजें ना स्कूल में पढ़ाई जाती है, वहां मजा आता होगा तुमको, वो सब सीख लिया करो वहां से। उनका भरोसा भी नहीं, कहा बोर्ड में पूछ लें तुमसे। क्लियर है क्या? देख लीजिए, मैं जब पावर इनपुट की बात कर रहा हूं, मैं इसमें हर तरह के लॉसेस की इंक्लूड कर ले रहा हूं। सर और कौन सा लॉसेस होते हैं?
भाई मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वो कौन था? आयन लॉसेस, है ना। मैंने कहा था एडी करंट्स की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको कहा जाता है आयन लॉसेस। ठीक है, आपको बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई? तो एक तो ये कॉपर लॉसेस हो गए, और यहाँ पी आउट जब लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई? जगह भी नहीं मिल रही है। पी आउट लिखने जा रहे हैं, तो ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी माइनस आई सेकेंडरी स्क्वायर इंटू आर सेकेंडरी। ठीक है, और अगर जब तुम लोड भी ले रहे होगे, इस लोड के क्रॉस लगा लोगे, तो कहानी और बदल जाने वाली है। तब ये भी लॉसेस में बाहर आएंगे भाई, अगर आपने लोड लगा रखा है इसमें। तो आपको इसमें सेकेंडरी में भी उसके साथ साथ आई सेकेंडरी स्क्वायर आर लोड भी मिलने वाला है। आई सेकेंडरी इस सिचुएशन में लिखा जा सकता है ई सेकेंडरी बाई आर सेकेंडरी प्लस आर लोड। ठीक है, तो वो भी आपका पी आउट में आएगा कि भाई ओवरऑल कितना है, कुछ तो जो लीडिंग में जा ही रहा है। तो रियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? एफिशिएंसी पी आउट बाय पी इन इंटू 100। पी आउट कितना है? ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी माइनस, सारे लॉसेस लिख लो यार, आई सेकेंडरी स्क्वायर आर लोड प्लस आई सेकेंडरी स्क्वायर इंटू कॉपर लॉसेस मतलब आर सेकेंडरी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं भाई आइडियल ट्रांसफार्मर और रियल ट्रांसफार्मर के बीच का डिफरेंस। और कोई भी लॉसेस दिए तो वो भी इंक्लूड कर देंगे इसमें। आपको बात समझ में आई? और भी अगर कोई लॉसेस दे रखे हैं तो उनको ऐड कर देना, सारे लॉसेस इधर। तो ठीक है, अगर आपको भाई लक्ष्य परेशान घूम रहा है तो सर, तो पावर कट्स उनकी तरफ से होते हैं या फिर सर्किट ऑफ हीटिंग को बचाने के लिए होते हैं? दोनों तरह से होते हैं। कहीं अभी प्रेजेंट डेज में तो कैसा सिस्टम है, अगर कहीं भी फॉल्ट हो जाता है अपने आप पावर कट जाती है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। और कुछ पावर सेविंग के लिए होता है। कई बार तुम बिजली का बिल नहीं भरोगे, ठीक है ना, कई बार तुम बिजली का बिल नहीं भरोगे तो काट देंगे। चलिए खैर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक अगर ओवरऑल लॉसेस की मैं बात करूं क्या क्या होते हैं उनके बारे में एक एक करके हम। लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स, पहला लॉस जो हम ले रहे हैं वो कॉपर लॉसेस। एनसीईआरटी पढ़ना भाई, ये सब बहुत बढ़िया से दिया हुआ है उसमें। दूसरा है आयन लॉसेस। भाई तो ये आयरन नहीं होता है, ये आयन होता है। जो तुम अंदर अंदर सोच रहे हो यार मास्टर बोल नहीं पाता, आयरन है ना, आयन आयन कर रहा है, तो समझ लेना। तो कॉपर लॉसेस, आयन लॉसेस। तीसरा फ्लक्स की वजह से जो एनर्जी का लॉस होगा। चौथा
हिस्टेरेसिस लॉसेस। और पांचवा हमिंग लॉसेस, बेसिकली साउंड का लॉस जो होता है। कभी देखा है आपने ट्रांसफार्मर के पास गनगनाती रहती है आवाज, कुन ऐसे टाइप से, तो उसको कहते हैं हमिंग लॉसेस। सर हमने भी थोड़ी केम पढ़ी है, तने तो 100% केमिस्ट्री वाले तो आयरन ही बोलते हैं। हमार मैं तो जितने से मिला हूं तो आयरन ही बोलते थे, एफ ई करके। ठीक है, चलिए एक एक करके ज़रा इनको सोचते हैं। कॉपर लॉसेस जो ये है, इनको अलग से लिखाऊं या ऐसे ही एक में इंक्लूड कर दूं यार? बोल देता हूँ भाई इसको अलग अलग पेज में हला के। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल में जो है, सर कौन से नोट्स भेजना था, मतलब मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है भाई। कॉपर लॉस भाई अपने कॉन्वेंट वाले जो होंगे उनको तो पता ही होगा, है ना? केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के अपने इंग्लिश मीडियम के छात्रों को छोड़ दो, उसके अलावा तो सब। एमपी वाले भी ऐसे ही हैं, एमपी वाले भी अपने देसी छात्र हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं हम सारे मिलके। सोचो बे, मेरे को तो अंग्रेजी आती भी नहीं थी, मैं स्पेन पहुंच गया था तब। भाई इतना फनी होता था ना, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, यूरोप में किसी को नहीं आती, बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, अब तो फिर भी धीरे धीरे चलन बढ़ रहा है ना? उस जमाने में उनको अंग्रेजी नहीं आती, मुझे ठीक से अंग्रेजी नहीं आती, और 3 महीने हम लोग साथ थे। ठीक है, उनको मेरी इंग्लिश बड़ी हार्ड लगती थी, एक्सेंट वगैरह, तो मैंने तोतला के बोलना शुरू किया। कुछ दिन अच्छे से काम चला, अब उनको सॉफ्ट लगता था, वो भी मेरे साथ फ्री होके बात करते थे, मैं भी उनके साथ फ्री होके बात करता था। सर मेरी सोचो, मैं तो बंगाल से हूँ, हाँ भाई तेरे यहाँ भी ऐसे ही है। ड्यू टू जूल हीटिंग इन प्राइमरी कॉयल एंड सेकेंडरी कॉयल, सिंपली आई स्क्वायर आर वाली जो हीटिंग है, ये जो है आयन लॉसेस किसको बोलते हैं? आयन लॉसेस है मेनली लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स। अब मैं पढ़ा चुका हूं ये, लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स। ठीक है, आपको क्लियर है ये? लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स, इस पे ज्यादा डिटेल में अब मैं नहीं जा रहा हूं, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया है वही आ जाएगा। फ्लक्स का लॉसेस क्या है भाई? ड्यू टू बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए रियलिटी में कैसा होता है, इधर से निकली तो सही, इनफाइनाइट लाइंस होंगी ये बहुत सारी, ठीक है, बट एक आधी लाइन पूरा टर्न ले नहीं पाती है, कुछ इस तरीके से आ जाती है। तो ये वाला फ्लक्स का लॉस हो जाता है यार, यहां से कम निकल पाई, ठीक है, कुछ वो लौट ही नहीं पाई, इसको अच्छा हमने अंदर घुसा दिया है, आप कहोगे यार वापस तो आ गई है, वो इस तरह का कुछ सीन बन जाएगा उनके साथ। कुछ फील्ड लाइंस जो हैं सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएट हो ही नहीं पाती हैं, तो इसलिए लॉसेस ड्यू टू फ्लक्स भी हम ले लेते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है,
और क्या है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस ये हम आगे चल के मैकेनिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। तो हिस्टेरेसिस क्या होता है कि जब आप सॉफ्ट आयन कोर को रखते हो तो एक्सटर्नल फील्ड उसको मैग्नेटाइज करेगा, उसके अंदर होती हैं डोमेन्स, वो डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप एसी करंट है तो थोड़ी देर बाद ये करंट घटेगा, घटेगा तो डायरेक्शन वही रहेगी, वो डोमेन्स वापस लौट नहीं पाती हैं, ठीक है। वो जाता किसी और पाथ से, लौट के किसी और पाथ से आता है। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो आई थिंक उनको आसानी होगी समझने में, नहीं आता है तो बस ध्यान रखना सॉफ्ट आयन कोर में जो ये स्क्वायर बना रखे हैं उसमें लॉसेस होते हैं कुछ इस तरीके के। अगर मैं नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, बस नाम से याद रखो, ठीक है। जब हम मैग्नेटाइज करते हैं ना मटेरियल को, सारे डोमेन्स एक तरफ आए, फिर इसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं, लौट के ही नहीं आता उस पाथ से, ये लौट के ही नहीं आ पाता है उस पाथ से। फिर हमने कहा अच्छा दूसरी साइड फील्ड क्रिएट कर दिया, ऐसा बन गया, फिर इसको उल्टे साइड में डीमैग्नेटाइज करते हैं, ये जीरो से नहीं पास करता है, और फिर फाइनली इस तरीके का। तो ये बोले जाते हैं हिस्टेरेसिस कर्व्स। ये इवन इलास्टिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, रबर और स्टील का हिस्टेरेसिस हो सकता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का हिस्टेरेसिस हो सकता है। तो सॉफ्ट आयन कोर क्या होता है, बहुत थिन, पतला 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 इसमें एरिया बनाता है, तो लॉसेस कम होते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो सॉफ्ट आयन कोर जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो कर्व हैं बहुत पतले होते हैं, तो हीट जो है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप होता है, हिस्टेरेसिस लूप। मतलब ये पत्ती जैसा दिख रहा है इसका, तो जितना पतला होगा उतना कम हीट जनरेट होगा। कुछ इस तरह की कहानी है, अभी के लिए छोड़ भी सकते हो, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, हमिंग लॉसेस। हमिंग लॉसेस हैं साउंड लॉसेस जो अकर होते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन। ड्यू टू वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होता है तो गनगना रहा होता है, ठीक है यार। क्या बात समझ में आ गई? एक बार और देख लो टाइप कितने होते हैं इसके, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। टाइप जो होते हैं, आज जाके क्वेश्चन कर लेना भाई इसके। तो दो टाइप होते हैं, पहला है स्टेप अप, 10 वोल्ट से 100 वोल्ट करने का तरीका, ठीक है। स्टेप अप क्या होता है भैया, वी प्राइमरी से बढ़ा के वोल्टेज वी सेकेंडरी में ज्यादा कर देना। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई भाई? यहां पे बहुत सिंपल है कि आपने देखा है ई सेकेंडरी बाई ई प्राइमरी जो था वो अपना आ रहा था एन सेकेंडरी बाई एन प्राइमरी। अब ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देंगे कंपेयर टू प्राइमरी, बस तो फिर हो जाएगा ऐसे। स्टेप अप इस तरीके से काम करेगा, 10 वोल्ट लगा के नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करके आप 10 का 100 बना सकते हो। बट ध्यान रखिए, अरे सर इससे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा हमारा, हम तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, ज़रूरत क्या है, छोटा सा 12 वोल्ट का बैटरी लाएंगे, कनेक्ट करेंगे, मज़े लेंगे, और 12 वोल्ट से 1000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट बना लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, एनर्जी है कंजर्व। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते जाओगे उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। लॉसेस में भी बढ़ते जाएंगे। दूसरा क्या है, सॉरी कह रहा सर आज पहली बार सर को इतना लिखते हुए देखा है। नहीं, कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ लिखना पड़ता है। आप याद करो, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कराए होंगे जब, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कराए होंगे, वहाँ भी बहुत सारा लिखना पड़ता है, वो एनर्जी बैंड डायग्राम और ये सब। इसके बाद इसमें लिखना पड़ता है।
देन अर्थ मैग्नेटिज्म में लिखना पड़ता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह में मेंस के जो टॉपिक्स हैं ना वो सब लिखवाने वाले हैं। सेमीकंडक्टर में बहुत सारा लिखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम में अच्छा खासा लिखना पड़ेगा, और इतना कहीं नहीं लिखना पड़ता, ठीक है, और इतना कहीं नहीं लिखना पड़ता। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी यार। एरर वेरर में इस तरह का लिखने का सीन नहीं है ज़्यादा। तुम्हें क्या लग रहा है वो सब लिखवाऊंगा मैं भी स्लाइड बना के दिखा दूंगा डायरेक्टली। हाथ दर्द होते हैं यार, मेरे हाथ सुरक्षित रहे तो तुम सबका भविष्य सुरक्षित है। दूसरा क्या है, स्टेप डाउन है भाई, ये आखिरी है स्टेप डाउन। अरे यार यहीं लिख लेते हैं, देख जुगाड़ है मेरे पास, टेक्नोलॉजी की मदद से इसको करेंगे थोड़ा पीला और इसको कर देंगे थोड़ा सा डाउन। प्राइमरी सेकेंडरी पे जा रहे हैं, इसको कर देंगे छोटा थोड़ा सा। हो गया देखो यार प्रो, देख रहे हो प्रो लेवल। बस शुक्र मनाओ मैंने लेस देन और ग्रेटर देन का भी ना मिरर इमेज लेके साइन उल्टा नहीं किया है। आ गया यार। इलेक्ट्रोस्टैट्स के कंडक्टर में भी बहुत लिखा नहीं, वहां लिखना नहीं था, वहां सिंबल सिंबल लिखने थे, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 इक्वल टू 0, है ना। वहां नहीं, वहां उतना नहीं लिखना पड़ा था। ये देखो यार, ये तो पूरा थ्योरी जैसा लिखवा लिया है तुम लोगों ने। कॉन्सेप्ट लंबे समय तक कैसे याद रखें, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना होता है, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करते हो, याद हो जाती हैं चीजें। अभी तुमसे किसी फेमस रील का गाना पूछ लूं, तुरंत पता होगा कि सर ये टॉप 10 रील्स गाने वाली ये हैं, ये गाने चल रहे हैं आजकल, सब पता होगा तुमको। पूछ लूं कौन सा टीचर बढ़िया रील बनाता है, तो वो भी तुमको पता होगा, यूट्यूब पे खटाखट सारे बना दोगे। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है वो तुम्हें याद नहीं रहेगी, फिर कहते हो सर याद नहीं हो पा रहा है। चलिए अगले पे चलते हैं। क्रिम्सी, हाँ बागड़ विल्ला था वो, क्रिम्सी तो फिर भी शरीफ थे। आगे चल, देखो प्रियम अपने पसंद की रील बता भी रहा है, बेटा पढ़ ले, जहां के ख्वाब तुम देख रहे हो ना वहां कुछ होना नहीं है, ठीक है प्रियम। जहां के ख्वाब ख्वाब देख रहे हो वहां कुछ नहीं होना है, इससे अच्छा पढ़ लिया जाए, सिलेक्शन कर लिया जाए, ज्यादा अच्छा है। आइए जरा सुपर कंडक्टर पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं यार। अब मैं इसमें करंट फ्लो वगैरह वो सब नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, टाइप ए टाइप बी, है ना, वो जरूरत भी नहीं है। तो अगर आपको कहीं सुपर कंडक्टिंग लूप दे दी जाए, इसके साथ होता क्या है, सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है तो इसका रेजिस्टेंस है 0, ठीक है। एसी खत्म, हाँ भाई खत्म हो गया एसी, और कितना एसी करवाएगा भाई, पूरे भारत भर में कोई नहीं करा था इतना बड़ा एसी तो मैंने करा रखा है तुमको। प्रॉब्लम्स भी वर्चुअली सिंबल्स में ही खत्म कर लिए हैं। चलो ध्यान दो, अभी वापस प्रैक्टिस करना, बस प्रॉब्लम्स चाहिए तो मुझे बोल देना, प्रॉब्लम्स में तुमको देता रहूंगा। वैसे मॉड्यूल्स को करना पहले, मॉड्यूल के बाद आपको और भी प्रॉब्लम दे देंगे। हर टॉपिक का एक प्लान कर लो यार, 100 प्रॉब्लम्स करने का टारगेट है ना, आगे पीछे करके जेई से पहले कम से कम 150 प्रॉब्लम मिनिमम सॉल्व करनी है हर टॉपिक में, इतना इतना गोल होना चाहिए। अब जरा ध्यान दो, इसमें था करंट आई नॉट का, या इसमें कोई करंट चल नहीं रहा है, ठीक है ना, इसमें मान लेते हैं कोई करंट चल नहीं रहा है, और मे बी I1 का करंट चला लो, कुछ भी, जो भी है, I1 का करंट, रेडियस R है, इसमें करंट I1 चल रहा है, सुपर कंडक्टर है, तो क्या है भैया, इसका रेजिस्टेंस जो है वो टेंडिंग टू 0 है। अब इस रिंग को बेटा हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट
एक्सपोज कर दिया है। आपके घर में एक मैग्नेट थी, उस मैग्नेट से तुमने फील्ड क्रिएट कर दिया, बोला कि चलो करंट करंट खेलते हैं। आप इसको लेके आ गए यहाँ पे, ऐसे ऐसे भाई देख लो, इससे फ्लक्स निकला। अब फ्लक्स हो रहा है चेंज, क्योंकि मैग्नेट रहा है चल। ये मैग्नेट जो है मेरे भैया चल रहा है। तो हाउ एग्जैक्टली फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल चेंज, आपको देखना है कि यार ई इंड्यूस जो है, ई इंड्यूस जो है वो है आपका डी फाइव बाई डी टी मैग्नीट्यूड वाइज, और इसको लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं आई टाइम्स आर, ये है जीरो। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो क्या करता है, डी फाइव बाई डी टी को हमेशा जीरो रखता है। इसको जीरो रखने का मतलब है कि उन लूप से फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट ही होने वाला है, उन लूप से फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई सुपर कंडक्टिंग लूप दी गई है और किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, तो 100% उस पर क्या होने वाला है, उसमें फ्लक्स कांस्टेंट रहने वाला है। अब ज़रा यहाँ पे बात कर लेते हैं। पाई इनिशियल अगर मैं बात करूँ और इसके करंट की वजह से फील्ड इस तरफ है, तो फाई इनिशियल जो है इसका सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट I1। यहां पे जब हम लेंगे, ये करंट बदल चुका होगा, अब ये करंट बदल के कुछ I2 हो चुका है। अब यहां पे हम फाई जब लिखेंगे, फाई फाइनल और किसी टाइम पे, तो इसका खुद का फ्लक्स और माइनस ये इसका फ्लक्स, आप समझ रहे हो, हमने इस पे इस तरफ लिखा है, तो सेल्फ माइनस बी एक्सटर्नल, तो Li2 माइनस पाई मैग्नेट, आप इस तरीके से लिखोगे, और ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। पाई इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पाई फाइनल, तो इक्वेट कर दो यार, Li1 सॉरी, एंड दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ Li2 माइनस पाई मैग्नेट। ये नया आपको आ जाएगा भाई, देख लो एक बार। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अबे जेई मेंस PYQ 100 है भाई, उनको थोड़ा ना काउंट कर रहा हूं मैं, एडवांस लेवल के 100 प्रॉब्लम करने, हद है भाई। मक्कार आदमी, इतने बहाने बना लिए, बस 100 करने हैं। 100 तो मतलब तुरंत हो जाएंगे सर, 30 क्वेश्चन एक एक घंटे में हो जाएंगे, तो 3 घंटे का काम है सर। बाकी तो मेरे पास बहुत समय बच जाएगा, रील्स देखूंगा वापस से, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, आगे देखें। इस पे एक क्वेश्चन था, बढ़िया है, और अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं ये, आई थिंक पाथफाइंडर में है। रुको मुझे ढूंढने दो, एक सेकेंड। आज मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था, मुझे मालूम था लास्ट क्लास में रह गया था, ढूंढते हुए मिल नहीं रहा था। आज मैंने इसको रख लिया है, आई थिंक ये BYU 24 है। सुपर कंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दो सुपर कंडक्टिंग रिंग्स हैं, पास पास रखी हुई हैं, ऐसे और ऐसे, एकदम पास पास। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है। ये डिस्टेंस अगर x है, तो देन x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग्स, और ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। इनमें सेम सेंस में करंट जो है I0 का चल रहा है,
बहुत सही सही प्रॉब्लम्स हैं यार इसमें, मतलब मजा आ जाता है इस बुक में। सेम सेंस में आई नॉट का करंट चल रहा है, देख लो एक बार। इनका सेल्फ इंडक्टेंस भी दिया गया है, इनका सेल्फ इंडक्टेंस भी दिया गया है, एल है, ठीक है। इसमें पूछा गया था नॉट श्योर कि क्या पूछा गया था, उसमें पूछा था कि फाइनल करंट कितना चलेगा और दूसरा कितना वर्क करना पड़ेगा इन दो रिंग्स को सेपरेट करने के लिए। इन दो रिंग्स को सेपरेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस x को इन्फिनिटी बना देना है, इनके बीच की डिस्टेंस को इन्फिनिटी बना देना है। फाइनली ये जो डिस्टेंस x है ये इनफाइनाइट हो गई है, ठीक है। इस प्रोसेस में आपसे पूछा जा रहा है एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, जरा ट्राई तो करिए। अच्छा, डब्ल्यू एजेंट आते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? डब्ल्यू एजेंट आते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन एनर्जी, राइट। बस ऐसे ही सोचना, इतना ही करना है आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम बोल लो। रोकी रखने में वर्क, मैं भाई तू क्या लिखता है यार, समझ में नहीं आता है। यहां कहां से हीट वीट आ गई? रेजिस्टेंस ही नहीं तो हीट कहां से आ गई? हीट वीट सब जीरो है भाई, हीट होगी नहीं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं भाई, चुरा के लाए लैब से, है भाई। तो सबसे पहली चीज आप मुझे बताओ फाइनल करंट क्या होगा, क्योंकि जब तक मुझे यहां पे करंट नहीं पता होगा तब तक क्या मैं घंटा इसकी एनर्जी निकाल पाऊंगा? निकाल लो। ये इसको मैंने बोल दिया आई इन्फिनिटी का करंट है, दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है और यहां पे ये डिस्टेंस एक्सटेंडिंग टू जीरो है, यहां पे एक्सटेंडिंग टू जीरो है भाई। मतलब बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। आप करो इसको, 2-3-4 मिनट लो, आज अपने पास समय बहुत है। बस इसके बाद ही छोड़ दूंगा तुमको, तुम भी मजे करना, मैं भी मजे करूंगा। कल से ऑप्टिक्स शुरू होगा। ऑप्टिक्स, मैं एक बार फिर से आप सबको कहना चाहूंगा यार, ऑप्टिक्स में केवल और केवल क्लास नोट्स फॉलो करिएगा। किताबें पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। हम लोग थोड़ी अलग तरह की ऑप्टिक्स करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब कहीं नहीं होगी किताब में उस तरह से, ठीक है ना। तो कृपया करके बस नोट्स को ही फॉलो करें और आप देखें ना कैसे भी क्वेश्चन हो जे एडवांस के, वो सब आप बना लोगे, वो सब क्वेश्चंस आप बना लोगे। सर इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। अरे काहे का इंट्रोडक्शन, दे दिया इंट्रोडक्शन। कल से बेटा हम ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ये जे एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली वेव ऑप्टिक्स। उसमें सुपरपोजिशन ऑफ लाइट रेज, दैट मीन्स इंटरफेरेंस में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पिछले 40 सालों में जे एडवांस में आते रहे हैं। एक ही बार मिस हुआ है, हो गया इंट्रोडक्शन। मॉड्यूल 2 आ जाएगा यार, आ जाना चाहिए। आनंदिता ने 2Li² आंसर निकाला है इसका। आई इन्फिनिटी, आर्यन ने 2i निकाला है, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं बच्चों। देखिए, क्या इनके बीच में हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे बताओ, क्या इनके बीच में हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई। मजे की चीज जानते हो, यहां पे इस जगह जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेल्फ इंडक्टेंस के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। तो आप अगर इससे कह रहे हो कि इससे खुद की वजह से फ्लक्स इज Li
और यहां पे आपने रख दिया बिल्कुल बाजू में x इक्वल टू 0, सटा के रख दिया। तो अगर भाई इसमें इसकी वजह से निकालोगे तो यार फ्लक्स तो अभी भी ज्योमेट्री पैरामीटर तो सेम ही है, तो इससे वही एल आई का निकल आएगा फ्लक्स। तो ये तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी एम है यहाँ पे। बात समझ में आए? अरे यार तुम्हारे कमेंट्स गायब हो गए भाई, क्लास कैंसिल हो गई क्या? ग्रुप में लिखो यार, ग्रुप में लिखो भैया। कमेंट्स नहीं दिख रहे भाई तुम लोग के मुझे। भाई अगर देख पा रहे हो तो लिख लो, देख रहे हो ना? ठीक है चलो, तुम्हारे कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। तो आप ये सोचिए यार, ये एकदम पास पास बिल्कुल सटा के रखे गए हुए हैं, तो एक की वजह से दूसरे से फ्लक्स सेम ही होने वाला है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपका, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपका वो एम के बराबर, एम और एल बराबर हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, तो पहला चीज तो हमने ये स्टैब्लिश कर लिया इसमें कि यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप के बराबर होगा। लेकिन जब ये दूर दूर रखे हुए थे तो एक का फ्लक्स दूसरे से बिल्कुल पास नहीं करने वाला है, एक का फ्लक्स दूसरे से बिल्कुल पास नहीं करने वाला है, तो वहां पे m जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए थे, केवल वो है। तो अगर मैं यहां पे बेटा u इनिशियल लिखने जाऊं, u इनिशियल लिखने जाऊं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हाफ l आई नॉट स्क्वायर प्लस हाफ l आई नॉट स्क्वायर प्लस m आई नॉट स्क्वायर, जो कि खुद l है। तो क्या मेरे बच्चे ये 2l आई नॉट स्क्वायर आ रहा है? u इनिशियल तुम्हारा जो आ रहा है 2l आई नॉट स्क्वायर आ रहा है। u फाइनल लिखने गए u एट इंफिनिटी, तो हाफ l आई इंफिनिटी होल स्क्वायर प्लस हाफ l आई इंफिनिटी होल स्क्वायर प्लस m i1 i2 करते हैं तो m ही 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। ये किसके बराबर है? l आई इंफिनिटी होल स्क्वायर। अब w एजेंट जो लिखा जाएगा, w एजेंट जो लिखा जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल लिखा जाएगा। तो फाइनली l आई इंफिनिटी होल स्क्वायर माइनस 2l आई नॉट होल स्क्वायर ये आ रहा है। अब मुझे किसी तरह से आई इंफिनिटी निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे सर? आगे कमेंट, सर w इज 2l आई स्क्वायर। एक सेकंड बता देता हूँ इसका आंसर। आई थिंक अगर मैंने लिखा होगा तो होगा मेरे पास, नहीं यार मेरे पास सिर्फ प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। चेक करो BYU 24 का आंसर एक बार। आर्यन का 2l आई स्क्वायर आया हुआ है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे इसको? क्या फ्लक्स कंजर्व कराना पड़ेगा किसी एक लूप में? सुपर कंडक्टिंग है, सुपर कंडक्टिंग है तो फ्लक्स जो हम निकालेंगे इसमें से पाई इनिशियल, देखिए छोटे छोटे स्टेप हैं बहुत सारे इस प्रॉब्लम में, जैसे कि m निकाल लेना है ना, देन एनर्जी कंजर्वेशन, m फाइनल को लिख लेना। अब हमें किसी तरीके से आई इन्फिनिटी निकालना है, तो मैं यहीं कहीं खोपचे में शुरू हो जाता हूं इसको लिखने में। फाई इनिशियल किसी एक लूप में लिखोगे, फाई इनिशियल इज इक्वल टू फाई फाइनल। तो यहां पे शुरू का फ्लक्स कितना है? एल आई नॉट प्लस एम आई नॉट एंड फाइनली एल आई इंफिनिटी
प्लस एम इन्फिनिटी इंटू आई इन्फिनिटी। लकीली ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। एम इज एल इटसेल्फ, तो आप देखिए यहां आई इन्फिनिटी जो आ रहा है वो 2I0 आ गया। मतलब सुपर कंडक्टिंग बॉडी में फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए करंट बढ़ गया। सर ईएमएफ नहीं है तो इसमें, ईएमएफ तो है नहीं, करंट कैसे बढ़ रहा है? कौन है जो करंट को बढ़ा दे रहा है? कोई तो होगा, कोई तो होगा, राइट। जब मैं इसकी वैल्यू को यहां लाके रखता हूं तो देखिए क्या आंसर मुझे मिलने वाले हैं। थोड़ा सोच के आना इस बारे में। यार बैटरी वैटरी तो है नहीं, ये बढ़ा कैसे? तो यहां रखते हैं यार, कितना बनेगा? मैच कर रहा है ना? हाँ, 4 और 2 प्लस 2Li0 स्क्वायर, यही आंसर। तो ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम है, बहुत टफ भी नहीं है, टफ भी नहीं है, बट मुझे लगता है बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा याद रहेगा। कुछ INSP YT पे हैं बढ़िया बढ़िया वीडियोस, सुपर कंडक्टिंग वाला भी है, और है ना, सुपर कंडक्टिंग लूप को घुमाने में किया गया कितना काम है, उस वीडियो को देख लेना। और भी 3-4 आई थिंक काफ़ी हैं, EMI में अच्छे खासे वीडियोस बनाए थे मैंने, आप उनको देख लीजिए, ठीक है ना? उनको देखते चलना। और आपको नए एनिमेशंस कैसे लग रहे हैं भाई? नए वाले एनिमेशंस कैसे लग रहे हैं? मास्टर की मेहनत पसंद आ रही है? सर देखा था रिंग फ्लिपिंग वाला, ठीक है, उसको भी करना दीपायमान फिर आज ही, CYU वाला। TB1B जैसा तो नहीं है, है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं 3B1B जैसा भी एक वीडियो, उस तरह के एनिमेशन डेवलप कर पाऊँ। देखते हैं, मैं भी अगले 1 मंथ में प्रॉब्ली। ये उसके जैसे ज़्यादा है, माइंड योर डिसीजंस वाले जो अपने फ्रेश भैया है ना, तो उसी पे मैंने काम किया, उन्हीं को, है ना। देखिए एवरेज बच्चों के लिए तो बढ़िया रहता है, नॉर्मल टीचिंग में ही वो समझ जाते हैं। लेकिन जो एवरेज हैं, जो शार्प बच्चे हैं, वो तो समझ ही जाते हैं। एवरेज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है यूज़फुल हो जाएंगे। अभी तक मेरे ख्याल से कहीं भी जेई वाले प्रॉब्लम्स में तो एनिमेशंस नहीं थे। सर उनके साथ कोलैब कर लीजिए। भाई देख, जब एक साइड छोटी होती है ना और दूसरी साइड बड़ी होती है तो मेल मिलाप नहीं होते हैं। आप देखो हिंदी मूवीज में देखा होगा, अमीर लड़की और गरीब लड़का, उनका मेल मिलाप में माँ बाप काफी लड़ाई और विलेन विलेन सारे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उल्टा होता है, अमीर लड़का और गरीब लड़की, ठीक है ना, इनके मेल मिलाप में भी लड़का साइड काफी परेशान रहेगा। तो यही हाल प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। आपको अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है, ठीक है? आपको अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। वरना तो एनिमेशंस में स्कोप है क्या सर? स्कोप इन द सेंस किस तरह का स्कोप? देखो मेरा काम है यार, मैं चाह रहा हूं कि और अच्छी तरीके से मैं चीजों को समझा पाऊं आप लोगों को, ठीक है ना? यही पर्पज है, और क्या है। स्कोप अपने आप बन जाता है अगर आपको वो चीज़ हेल्प करेगी, आपको बेटर समझ आएगी, तो ऑफ कोर्स लोग उसको देखेंगे, उसको करेंगे। उसमें जो आते हैं ना, जो ट्रैक्शन होता है, जो ट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा है, बेटर है कंपेयर टू अर्लियर नॉर्मल वीडियोस जो थे। चलिए यार, ठीक है, आज के लिए इधर ही रोकते हैं। मज़े करो, अब आधा पौना घंटा जो मिला है। सर समझ आता है, पर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते क्योंकि हर्षद आप प्रैक्टिस बेटा कम कर रहे हो, ठीक है ना? आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। सर वो जॉब की बात कर रहा है, हाँ तो जॉब ले लेना आगे। देखो बहुत सारे लोग इंटर्नशिप की करते हैं मेरे यहाँ पे, बहुत सारे जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं, है ना। तो आप भी बिल्कुल वेलकम है, लेकिन कब?
आप अपने एग्ज़ाम लिख लीजिए, कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब रहेंगे तब वी विल हैव इट। आप आपका जो भी टैलेंट है उससे आप हेल्प कर सकते हो। कल मुझे बहुत मतलब कुछ दिन पहले एक पुराना मेरा स्टूडेंट था आईटी खड़गपुर का, अभी जॉब वॉब करता है, तो आई थिंक उसको काफ़ी आइडियाज़ बहुत अच्छे से पसंद आए थे, तो आई थिंक ही विल बी ज्वाइनिंग अस वेरी सुन एज ए सीटीओ पोस्ट और आईएनएसपी। मैं चाहता हूँ कि यार कोई टेक वाले बंदे बढ़िया हों जो फ्यूचर की चीज़ बना सके साथ में। खैर चलिए, बाकी तुम जाके पढ़ाई करो यार, और अपने दोस्तों को सबको अपनी कक्षा के बारे में बोलते रहो कि यार कैसी क्लासेस चल रही हैं। आपको अगर फ़ायदा हुआ है तो आप 4 लोगों को ज़रूर बताइए, है ना। उससे उससे हमको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय यार, ठीक है ना, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।